हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। आज मैं हरियाणा पटवारी का एग्ज़ाम जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा पहला रिटन एग्ज़ाम लिया गया था, टेस्ट कोड 7/2015 की आंसर की करवाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ओनली फॉर जीके से रिलेटेड है, यानी कि हरियाणा जीके, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम में उस समय क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसमें जो हम क्वेश्चन आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें 50 से 56 क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का क्या कार्य है? 5 साल की योजना को बनाना, सूत्रित मौद्रिक नीति, केंद्रीय सरकार एम्प्लॉयज़ के वेतन के संशोधन की सिफारिश, या केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय करना। तो पहला जो ऑप्शन है 5 साल की योजना का बनाना, तो जो 5 साल की योजनाएं होती हैं वो दोस्तों वो बनाती है नीति आयोग। पहले योजना आयोग हुआ करती थी पर अब नीति आयोग हो गई है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं है। दूसरा है सूत्रित मौद्रिक नीति, यानी कि फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है वो बनाता है आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है सूत्रित मौद्रिक नीति बनाना। इसके बाद केंद्रीय सरकार एम्प्लॉयज़ वेतन संशोधन की सिफारिश ये भी नहीं करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय करना। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? घ, डी आंसर है इसका। अगर कोई इस टाइम देख रहा है तो इसके आंसर को लगा सकता है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्ट्रेज, यानी कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना करने वाले पहले भारतीय सैनिक कौन थे? नाना साहेब, बहादुर शाह, मंगल पांडे, तांत्या टोपे। आई थिंक आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है ग, यानी कि सी, मंगल पांडे। इनके ऊपर एक मूवी भी पिक्चराइज की गई थी जिसमें अभिनय किया था आमिर खान जी ने। काफ़ी हिट मूवी रही थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी को उसमें रिप्रेजेंट किया गया है मंगल पांडे को। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान करों की दरों में होना चाहिए वृद्धि, कमी, एक समान या उतार चढ़ाव। देखिए, जो ये क्वेश्चन होते हैं मुद्रास्फीति से रिलेटेड, ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा वृद्धि, तो आपको लगेगा हाँ हाँ वृद्धि वृद्धि वृद्धि, बस ये आंसर हो गया। नहीं, पर कल जब आप इसको दोबारा एक बार रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो ये आपको आंसर भूल जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मुद्रास्फीति में कर की दरें बढ़ती कैसे है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पुराने समय से थोड़ा सा, कि जैसे कि कुछ लोग पहले मूवी देखने जाते थे तो उनको वो टिकट ब्लैक में खरीदनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो उनके ब्रोकर्स होते थे, बीच के दलाल हुआ करते थे, वो खिड़की से पहले ही टिकटें खींच लेते थे, सारी निकलवा लेते थे, यानी कम पैसे देके टिकट निकलवा लेते थे। फिर बाहर जाके वो बोलते थे 2 का 4 शो। तो उसमें क्या होता था, वो जब हम मूवी शाम को मूवी देखने गए तो पता चला हाउसफुल, जबकि हाउसफुल बाहर लिखा हुआ है, अंदर तो सारा खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि टिकटें कहाँ पे हैं? ब्रोकर्स के पास है सारी टिकटें। तो ब्रोकर्स के पास हम गए, हमने कहा कि सर हमें एक टिकट दीजिए। वो कहे, अगर जैसे नॉर्मल टिकट थी 10 रुपये की, तो उसने कहा कि मैं 30 रुपये की टिकट दूंगा। क्या किया उसने? जमाखोरी कर रखी थी सारी, और उसने क्या किया, इसके ऊपर रेट बढ़ा दिए, वृद्धि कर दी, टैक्स की वृद्धि कर दी उसने। इसके ऊपर 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, 30 रुपये की टिकट बेच रहा है, तो वो कह रहा है मैं 30 रुपये की टिकट बेचूंगा। तो उसने क्या किया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, एक तरह का टैक्स लगा दिया ना उसके ऊपर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहेंगे छोड़ यार, हमने क्या देखने, रहने दो, हम नहीं देखते दुखते। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो ना, और उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाहर से एक्सपोर्ट करने में काफ़ी खर्चा हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान क्या होगा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, यानी कि मांग बढ़ जाना किसी चीज़ की, तो उसमें क्या किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स की वृद्धि कर दी जाती है। क्या है इसका आंसर? है वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है?
अगला क्वेश्चन क्या है, स्मॉल बॉक्स किसके कारण यानी चेचक के कारण क्या है, रेबुओला वायरस, शीतला वायरस, छोटी चेचक, छोटी माता भी बोलते हैं इसको, या मिक्सो वायरस। तो इसमें से मैं आपको 2-3 तो क्लियर करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आप सबको पता है हम कंफ्यूज होते हैं वेरियोला और वेरिसेला में, ठीक है। तो आपको याद रखना है चेचक के लिए है वेरियोला और छोटी माता के लिए है वेरिसेला, ठीक है। और जो ये मिक्सो वायरस है, मिक्सो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा, इसका रिलेशन इन्फ्लुएंजा के साथ है। तो ध्यान रखिए, वेरियोला चेचक, वेरिसेला छोटी माता और मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के लिए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां क्वेश्चन, द एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, पृथ्वी की उम्र डैश से निर्धारित की जा सकती है, किससे, भूवैज्ञानिक समय के पैमाने से, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के, गुरुत्वाकर्षणीय विधि से, या जीवाश्मीकरण विधि से। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए ख, इसका आंसर है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू हम पृथ्वी की उम्र को निर्धारित कर सकते हैं कि उसको कितना समय हो गया। ये मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, अर्थ से रिलेटेड भूवैज्ञानिक होते हैं, वो इसी का सहारा ले रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, यह एक बैक्टीरियल बीमारी है यानी जीवाणु, जीवाणु से रिलेटेड बीमारी है, गनोरिया, शीत, मलेरिया, यानी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको पता है जो गनोरिया है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है, इसको आप याद रखिए। और जो मलेरिया होती है ये प्रोटोजोआ, जिसको आप बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, वो प्रोटोजोआ कहते हैं इसको। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है क ए गनोरिया। आप गनोरिया पे इस पे टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बीमारी हमेशा ही एग्जामों में पूछी जाती है, हमने हमेशा देखा है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज द नेम गिवन टू, हास्य गैस का नाम दिया जाता है, हास्य गैस किसको बोला जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है, इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आंसर है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, पहला ही आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। इस पे आप टिक कर लीजिए 7th का नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, वो कह रहा है कि एक लाल बत्ती को यातायात संकेतों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह खराब नज़र वाले लोगों को आसानी से दिख जाती है, गलत जवाब। यह सुंदर लग रही होती है, ये भी नहीं इसका आंसर। यह सबसे लंबे समय तक तरंग धैर्य है और एक लंबी दूरी से देखा जा सकता है, इसका आंसर ग है। आपने अगर 10th में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स वगैरह, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेवलेंथ, इससे रिलेटेड बातें बताई गई थी। आपको पता होगा जब इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं, जब हम उसको प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करते हैं तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं। तो जो लाल रंग होता है वो सबसे कम डाइवेट्स होता है, यानी कि वो थोड़ा सा ही एंगल काटेगा और सीधा निकल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो स्कैटर नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, और वो क्या करेगा, एक बीम लाइट बनाएगा। तभी आपने नोट किया होगा जो हमारी लेज़र लाइट्स होती है वो दूर तक रोशनी भेजती हैं। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो स्कैटर नहीं होता, वो फैलता नहीं है, और वो इस करके दूर तक हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर इसी कारण सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द इनफ्लेमेबल गैस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो इनफ्लेमेबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है जो निम्न में से एक ज्वलनशील गैस है। कौन कौन सी है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर है गाइस हाइड्रोजन, यह भी एक ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन, इसको आप टिक कर लीजिए हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 50 से 56 क्वेश्चन है। जिसके मुझे लगेगा कि आपको इसके आंसर बताना चाहिए तो मैं उसका आपको आंसर बताता जाऊंगा और उसकी रीजन भी देता रहूँगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, जड़, स्टेम, फूल, फल। स्टेम को हम तना भी बोलते हैं, तो इसका आंसर स्टेम ही है। आप तना लिख लीजिए अपने पास अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जब आप इन एग्ज़ाम्स के नोट्स बना लेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी एग्ज़ामों से देख रहा हूँ कि ये 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, 10 एग्ज़ाम से क्वेश्चनों को ही उठा रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 10
से 12 पेपर जो भी अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के हुए हैं वो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा सकूं। और इसके अलावा मेरे ब्लॉग पे भी आपको ये पेपर ऐसे के ऐसे पढ़े मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, विद आंसर की प्रोवाइड करने की पूरी मेरी चेष्टा रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर ऑफ क्लियरिंग। एंजियोप्लास्टी संशोधन की एक प्रक्रिया है पित्तपथरी के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर के लिए, अवरुद्ध कोरोनरी के लिए, फुसफुस की रुकावट को। तो इसका आंसर है गाइस मस्तिष्क से रिलेटेड है। एंजियोप्लास्टी आपने काफ़ी बार सुना होगा, हम डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी चर्चा चलती रहती है। ट्यूमर ऑफ ब्रेन इसका आंसर है, प्लीज़ इसको भी आप ध्यान रखें। बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चनों को बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसका ध्यान रखना। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप सबको पता है प्राकृतिक गैस के लिए जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। मीथेन पे आप इसको टिक कर लीजिए, इसका आंसर मीथेन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। When you break a bar magnet in 2 pieces you get, वो कह रहा है कि जब आप 2 टुकड़ों में एक चुंबक को तोड़ते हैं तो आपको मिलता है। हम मोस्टली बड़ी ही जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं, और ये क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। हम क्या लगा देते हैं? 1 नॉर्थ पोल 1 साउथ पोल, यानी हम लगा देते हैं एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है अगर हम एक चुंबक को तोड़ेंगे बीच में से तो हमें उसमें से 2 प्रॉपर मैग्नेट मिलेगी, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक उत्तर ध्रुव होगा और दक्षिण ध्रुव होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर सी है, 2 छोटे पूरे मैग्नेट प्राप्त होंगे इस 13th क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम जल्दबाजी में चलते हैं और ऑप्शन 1 को पकड़ के ही आंसर लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम पंचायती राज इन दिस स्टेट। संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो राज्य में पंचायती राज की एक नई स्तरीय प्रणाली प्रदान की है, वो किसके दरमियान है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 42? तो आप सबको पता है जो आर्टिकल 73 है वो हमारे संविधान में पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो 74 है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन हरियाणा का पेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हरियाणा का पेट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा बहुधान्य प्रदेश है, कृषि से रिलेटेड यहाँ पे लोग रहते हैं, गाँव की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ये बहुत बार रिपीट करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको मैंने दिखाया, अभी देखना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के में अधिनियमित किया गया था 1986 में, 1996 में, 2005 में, 2006 में। तो इसका आंसर लिख लीजिए प्लीज़, इनको तो याद ही रखना पड़ता है। 1986 इसका सही आंसर है। 1986 में थोड़ा सा और स्ट्रेसफुल देकर बोल रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें सुनने से याद रहती हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, पटना, नई दिल्ली, करनाल। आप सबको पता है कृषि से रिलेटेड जितना भी काम है, डेयरी से रिलेटेड जितना भी काम है, हरियाणा में अगर कहीं होता है तो वो करनाल में होता है इसका आंसर। पर इसका आंसर ये नहीं है, हम इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा देते हैं। इसमें जो आंसर है वो ये है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, करनाल में नहीं। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा रिवाइज मत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन द ईयर।
भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया? 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2013 में? इसका आंसर है 2010 में। बी इसका आंसर है 2010 में जो ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 14 अप्रैल 2016 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च ग्राम उदय से भारत उदय कैंपेन फ्रॉम। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान कहाँ से शुरू किया? तो हम जब देखते हैं कि ये तो पेपर हरियाणा का है, तो उस दिन शुरू भी हरियाणा से किया होगा। नहीं दोस्तों, 14 अप्रैल 2016 की बात है, तो उस समय महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सॉरी, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा हुआ था, और उसी समय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये ग्राम उदय से भारत उदय की अभियान शुरू किया था। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, महू से मध्य प्रदेश में उन्होंने शुरू किया था। इसका आंसर जींद नहीं है, हरियाणा का किसी चीज से भी रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। इन विच स्टेट सिंहस्थ कुंभ 2016 इज टेकिंग प्लेस? देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड निचला क्वेश्चन आया है कि किस राज्य में सिंहस्थ कुंभ 2016 निकला था, यानी बनाया गया था? हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, गोवा में? हरियाणा में कुंभ का मेला लगता नहीं है, यूपी में लगता है इलाहाबाद में, पर इस बार नहीं था। गोवा में तो कुंभ के मेले का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश की शॉर्ट फॉर्म होती है एमपी, इसको याद रखिए। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग इन 2015 एंड 16? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, जिसमें योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उन्होंने पूछा है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और हमेशा वही रहता है। और जो उपाध्यक्ष है इस समय, उनका नाम लिख लीजिए आप, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया जी, ना कि अरविंद केजरीवाल, ना सुब्रमण्यम। इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया, जो उनके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है NRLMP स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है, इसको अब याद ही रखना पड़ेगा, इसका आंसर है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which one of the following was the first committee to give suggestion for the development of पंचायत? मैंने बोला था उसी से रिलेटेड अभी नीचे एक क्वेश्चन और आएगा पंचायत से रिलेटेड। तो निम्न में से पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने के लिए पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थनगर समिति, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप मनरेगा बोलते हो, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में, 6 में, 8 में, 13 में? तो इसका आंसर है 2006। और इसी साल 2016 में इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए एडिशनल नॉलेज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसियस वाज कंडक्टेड इन, पहले कृषि जनगणना में कब आयोजित की गई? तो इसका आंसर है 1970 to 71। और इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 पेपरों में देख चुका हूँ, तो इसका ध्यान रखिए प्लीज़। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी जब आगे की वीडियो डालूंगा तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दूध से रिलेटेड जो भी काम हुआ है
वो सारा करनाल में होता है। तो इसका आंसर क्या है? करनाल। कुछ बच्चे लुधियाना हिसार लगा के आए हैं, वो इसका आंसर नहीं है, करनाल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही हिंदी में है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल में। इसी को हिंदी वर्जन में मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हमेशा एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डैम से रिलेटेड पूछा जाता है, और वो मोस्टली जितने भी डैम्स होते हैं वो साउथ के डैम से पूछा जाता है। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, इस एग्ज़ाम की बात ना करूँ, तो कावेरी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, और आपको पता है उसके ऊपर काफ़ी अभी पीछे कंट्रोवर्सी चली है, और एग्ज़ाम रिलेटेड वो क्वेश्चन बने हैं उसके बीच में से। पर क्या है कि अब उनसे पूछा जाता है कि उसके ऊपर जो बांध बने हैं उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। एक शिव सुंदरम बांध है, 1902 में बना था आई थिंक। वो भारत का सबसे पहला जलप्रपात था, और वो आई थिंक कर्नाटका में, पता नहीं तमिलनाडु में पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? वो आप सबको पता है कि वो बना है कृष्णा के ऊपर। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों नदियों के ऊपर। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इन सबका उद्गम कहाँ से, ओरिजिन पता होना चाहिए। तो आपको पता है जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है, और जो कृष्णा है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, और जो कावेरी है ये कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी इसका सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हाईएस्ट लिटरेसी? अब ये क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड शुरू हो गए हैं आई थिंक। चलो हम इसको अब थोड़ा करते हैं। वो कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में उच्चतम साक्षरता है? हम कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आजकल, हम इन दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो गुड़गांव है वो इसका सही आंसर है। जो उच्च साक्षर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से वो गुड़गांव है। फरीदाबाद में ज़्यादा जनसंख्या है बस, और कुछ नहीं है। ज़्यादा जनसंख्या आ जाए, ज़्यादा लेडीज़ आ जाए, फीमेल आ जाए, ज़्यादा पुरुष आ जाए, तो वो फरीदाबाद है। पर अगर वो ये बोलते हैं ज़्यादा साक्षर महिलाएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से ज़िले में है, तो भी उसका आंसर गुड़गांव ही है। तो भी उसका आंसर गुड़गांव ही आएगा, उसका आंसर फरीदाबाद नहीं आएगा। फरीदाबाद में ओनली फॉर जनसंख्या है बस। अगर जनसंख्या की बात आएगी तो हम फरीदाबाद लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन फरीदाबाद? रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, ऑल ऑफ दिस अबव। फरीदाबाद में स्थित जो कारखाने हैं रबर टायर के, ट्रैक्टर के, फ्रिज के, अप्रोक्स सभी के। तो इसका आंसर अप्रोक्स सभी है, क्योंकि फरीदाबाद हमारे स्टेट का एक ऐसा जिला है जहाँ सुई से लेके धागा तक सब कुछ बनाया जाता है, सब कुछ बनता है वहाँ पे। मोस्टली बाटा की कंपनी भी फैक्ट्री भी वहीं पे है। राजू जो अब मोटरसाइकिल नहीं चलता उसकी फैक्ट्री भी वहीं पर है। वर्लफुल फ्रिज की जो फैक्ट्री है वो भी आल्सो ऑन देयर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रीड ऑफ बफलो ऑफ हरियाणा इज कंसिडर्ड बेस्ट? हरियाणा की भैंस जो नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है वो कौन सी है? मुर्रा, तुर्रा, चास्पा, पुस्चा। तो इसका आंसर है मुर्रा, और ये बहुत ज़्यादा ही फेमस भैंस है हरियाणा में, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट स्पोर्ट ऑफ हरियाणा इज? हरियाणा का राज्य खेल है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। आपको पता है जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, और क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, और जो कुश्ती है वो हरियाणा का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका आंसर क्या है? रेसलिंग। और आपको पता होगा साक्षी मलिक जी हमारे यहाँ की रोहतक की, उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच इज़ द मेन मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी? हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर है हरिगंधा। हरिगंधा, रजनीगंधा से याद रखें, हरिगंधा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला?
अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, और वो आप सबको पता है, वो हरियाणा से रिलेटेड थी, पर कंफ्यूजन है कि कैथल है, करनाल है, पानीपत है। तो इसका आंसर करनाल है। कल्पना करनाल, कल्पना करनाल से इसका रिलेशन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला, पहली लड़ाई तरावड़ी में लड़ी गई तराइन किसके द्वारा जीता गया था? तो उन्होंने पूछा है कि जो फर्स्ट बैटल हुई थी तरावड़ी की, जिसको तराइन का युद्ध भी बोलते हैं, वो सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए किसकी और किसके बीच हुई थी। तो आप सबको पता है वो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पहला युद्ध जो था वो कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गौरी से 1191 में। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इस पे टिक कर लीजिए, सी आंसर है इसका, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, आज़ादी 1857 की लड़ाई में राव तुलाराम के खिलाफ का क्षेत्र में लड़े थे? जो हमारे तुलाराम जी थे, रेवाड़ी के राव तुलाराम। आपको हमेशा याद रखना है, इसका एक बड़ा अच्छा फंडा है इन क्वेश्चनों का, जिसकी आगे राव लग जाए वो मोस्टली रेवाड़ी से रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? नारनौल रेवाड़ी। वो कह रहे हैं कि जो रेवाड़ी के राव तुलाराम थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह के किस जगह से किया था? तो उन्होंने रेवाड़ी से किया था। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऑर्नामेंट से, जो हम गहने वगैरह महिलाएं वगैरह पहनती है हरियाणा की, तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने इस बार क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये रहता है, हमेशा ही क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ है? भुजनी। भुजनी आभूषण धारण किया जाता है। हम भुजनी, जो भी महिलाएं वगैरह भुजनी आभूषण पहनती है, वो कहाँ पाती है? माथे पर, नाक पर, गर्दन पर या कान पर? तो इसका आंसर है कान। भुजनी पाया जाता है, कानों में डाला जाता है, एक तरह की बाली वगैरह होती होगी, जो भी है वो। और एक होती है पुडली, पुडली डाली जाती है नाक में। ठीक है, हमें पुडली और भुजनी में कन्फ्यूजन रहती है, तो आप ध्यान रखना, भुजनी नाक में, पुडली कान में, सॉरी पुडली नाक में, भुजनी कान में। उसके बाद सोहना सिटी इज़ अ फेमस फॉर लेक्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गार्डन या मॉडर्न बिल्डिंग? आप सबको पता है सोहना शहर कहाँ पे पड़ता है? सोहना पड़ता है गुड़गांव में, और वो अपने किस चीज़ के लिए फेमस है? वो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए फेमस है। इसका आंसर लगा लीजिए बी, गर्म पानी के झरनों के लिए फेमस है सोहना। अगला है, भान भट्ट was a friend and state poet of the king। भान भट्ट राजा के एक दोस्त और राजकवि थे। किस राजा के कवि थे भान भट्ट? तो हम सबको पता है थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम थानेसर ही है, वहाँ पर भान भट्ट जी थे। इसके बाद फेमस पोइट, इंडियन फेमस क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज वाज बॉर्न इन। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज पैदा हुए थे हिसार में, कैथल में, सिरसा में, पल्लव में। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 10 में से 5 पेपरों में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पंडित जसराज जी का कभी ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस गायक से रिलेटेड है, जैसे शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्लीज़ इस पर थोड़ा स्ट्रेस डालिए। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किस गवर्नर का या राज्यपाल का समय सबसे लंबा रहा है? तो वो आंसर है बी एन चक्रवर्ती। बी एन चक्रवर्ती जी थे, आई थिंक इन्होंने 9 से 10 साल, 8 से 9 साल ऐसे राज किया है। सबसे लंबा राज इन्हीं का ही रहा है, बी एन चक्रवर्ती जी का सबसे लंबा राज ही है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। कहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? वो आप सबको पता है, रोहतक में, IIM रोहतक में पड़ता है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं वो रोहतक में ही पाए गए हैं हरियाणा की डिस्ट्रिक्टों में। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा द मेट्रो रीच फर्स्ट। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो आपको पता है कि गुड़गांव, सोनीपत,
ये दोनों दिल्ली के साथ लगे हुए हैं। अम्बाला और रोहतक तो हो नहीं सकता इसका आंसर। और आपको पता है कि गुड़गांव सबसे एस्टेब्लिश और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसका आंसर क्या है? गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा का एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो पहुंची। द फर्स्ट वुमेन माउंटेनर हु क्लाइम्स ओवर द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज। पहली महिला पर्वतारोही जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके आई है, तो उनका नाम है संतोष यादव। प्लीज यादव है, शर्मा नहीं है उनका आंसर, ये नहीं है। कन्ना मलेश्वरी भी नहीं है, वो तो भारतोलन से थी। तो प्लीज याद रखिए संतोष यादव हैं, ये कंटिन्यू 2 बार जाकर आई थी, आई थिंक 91 और 92 में। इन हरियाणा विच प्लेस इज नोन एज छोटी काशी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नवग्रह कुंड। हरियाणा में जो जगह नवग्रह कुंड के लिए उपस्थित है, छोटी काशी के रूप में जाना जाती है, वो कौन सी है? तो आप सबको पता है कैथल। इसका आंसर कैथल है। हरियाणा में छोटी काशी कहा जाता है कैथल को, जहाँ पे हम अगर हमारे किसी रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पिंडदान करने जाते हैं कैथल में। अगला क्वेश्चन, सीही विलेज इज नोन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ विच सेंट पोइट। सेंट तुलसीदास। वो कह रहे हैं कि सीही गांव जो किस संत कवि का जन्म स्थान था? तुलसीदास, हरिदास, संत रविदास या फिर सूरदास। तो इसका आंसर था सूरदास। सीही पड़ता है फरीदाबाद के पास और सूरदास यहीं के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन इज एसोसिएटेड विद विच सिटी। महाराजा अग्रसेन किस शहर से जुड़े हुए थे? सिरसा, रोहतक, पहवा, अग्रोहा। तो इसका आंसर है अग्रसेन से पता चल रहा है अग्रोहा, और ये पड़ता है हिसार में। ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट हरियाणा गॉट हैज कंप्लीट स्टेट स्टेटस। किस तारीख हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था? 1 नवंबर 1966, आप सबको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण दर्जा मिल गया है, और इसी साल हरियाणा अपने 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इरिगेटेड बाय वेस्टर्न यमुना कैनाल। हरियाणा के किस जिलों को सिंचित पश्चिम यमुना नहर द्वारा किया जाता है? रोहतक, सोनीपत, करनाल, इन सभी इन जिलों को। हाँ देखो, आपको पता है सोनीपत के साइड से निकल कर जाती है पश्चिमी यमुना, करनाल से भी निकल कर जाती है, तो इसी में से ही ब्रांच निकाल के रोहतक को भी पानी दिया जाता है। तो यानी इन सबको सिंचा जाता है पश्चिमी यमुना के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नारनौल। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? रेवाड़ी इसका आंसर नहीं है, भिवानी भी इसका आंसर नहीं है, गुड़गांव भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पे बनाया हुआ है? नारनौल पे। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है। ठीक है, मुझे भी जाने का मौका मिला था, देखकर काफ़ी अच्छी सिटी है। अकबर की सिटी कहा जा सकता है उसको, क्योंकि बिरबल वगैरह की छत वगैरह वही मिलती है। हु इज गुरु ऑफ बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? आचार्य राजेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद जी तो थे ही नहीं, आचार्य बालकृष्ण जी तो इनके अंडर साथ काम करते हैं, तो इसका आंसर है आचार्य बलदेव जी। 49 का आंसर है आचार्य बलदेव जी, इसको भी आप टिक कर लीजिए। सिंधारा गिफ्ट गिवन टू डॉटर और सिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ। वो कह रहे हैं कि सिंधारा उपहार के किस अवसर पर बेटी या बहन को दिया जाता है? तो इसका आंसर लगा लीजिए आप तीजों में। तीज आते हैं ना सावन के समय, आज भद्र लगती है जब, तब ये गिफ्ट दिया जाता है बेटी को या बहनों को। प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन आर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मंगल और बुध ग्रह, बुध और शुक्र, पृथ्वी और पारा, बुध और यूरेनस। तो इसका आंसर क्या है आप सबको पता है? बुध और शुक्र, मरकरी वीनस जिसको आप बोलते हो, मरकरी वीनस, बुध और शुक्र है। उसके बाद अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, तो साफ पता चल रहा है बुध और शुक्र है जो सबसे निकटतम है।
हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म? कौन लगातार 2 बार कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे? मिस्टर वीवी गिरी, वेंकट रमन, राधा कृष्णन जी या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका आंसर है राधा कृष्णन जी। इसका आंसर 2 बार लगातार ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और राष्ट्रपति से रिलेटेड हरियाणा में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने। हु वाज द नेम अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री ऑपरेशन इन कारगिल इन 1999? आपको पता है 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो जब वो अभियान हुआ था LOC पर, जब लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस दिन उस समय उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सॉरी, उसका आंसर है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय उसका आंसर है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हु इज फेमिना मिस इंडिया 2016? फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन है? तो इसका आंसर है पिंकुरी गिडवानी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, पिंकुरी गिडवानी नहीं है, इसका आंसर है प्रियदर्शनी चटर्जी। बी आंसर है, प्लीज सॉरी माफ कर दीजिए मुझे, प्रियदर्शनी चटर्जी इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आवास सभी के लिए प्रदान करने के लिए कब तक प्रस्तावित किया गया है? यानी कि कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने सबको घर, सबको आवास, हाउसिंग फॉर ऑल्स कौन से साल तक रखने की योजना बनाई है कि इस साल के तक हम सबको एक एक घर प्रोवाइड करवा देंगे, कि सबको अपना घर मिलेगा। तो उसका आंसर है 2022। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है, नहीं हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीमेबल? भारतीय संविधान के किस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? वो आप सबको पता है, जिसको हम संविधान की प्रस्तावना भी बोलते हैं। आर्टिकल संशोधन 42वां, आई थिंक 1976 में हुआ था ये आर्टिकल संशोधन। तो आप अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। अगली बार मैं एक आधा पेपर और लेकर आऊँगा आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।